हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिक्षा यंत्र पर। आप हैं अंकुर कुमार के साथ। हमने एक सेशन कंप्लीट किया था पिछले क्लास 9th क्लास का 8 चैप्टर पर इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उसका एक और सेशन हो सकता है आपको और एडवांस क्वेश्चन के साथ मिले, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डील करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आप ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक चीज़ों के बाद किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में आपकी जो लगन होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जिस तरीके से किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं वो आपके आने वाले समय में परफॉर्मेंस का पूरा डिपेंडेंस रखती है। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन हमने दिया था उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डील करना चाहते हैं, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लें, क्योंकि उसके बगैर आप इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप इनको समझें। मैं फिर और थोड़ा सा इनको समझाऊंगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं सजेशन करूंगा कि वो एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कुछ शॉर्ट्स टाइप्स मैंने इस पर लिखे हैं। इज अ स्क्वायर रोम्बस? क्या एक स्क्वायर रोम्बस होता है? ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइए, क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या आप इसको सच मानते हैं, सही मानते हैं? अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक स्क्वायर रोम्बस होता है कि नहीं होता, जब आपको इनके डिफरेंसेस नहीं पता होंगे? तो फिर से वही बात आती है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक के लिए आप पीछे वाले सेशन को एक बार जरूर देखें, मैं बताता हूँ स्क्वायर कैसा होता है। डिफरेंसेस अगर आपको पता होंगे तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को डील करेंगे। साइड इसकी भी वही होती है सेम जो कि रोम्बस की होती है। तो ये एक स्क्वायर है और ये एक रोम्बस है। तो पूछा गया है, क्या एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? तो स्क्वायर की कंडीशन क्या है कि इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। तो फिर पूछ रहा है कि स्क्वायर होने पर वो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं, अगर मैं इसको फिर से क्या कर दूं, सीधा कर दूं, तो वही रोम्बस वापस स्क्वायर बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोम्बस स्क्वायर में जाने के लिए उसे कुछ चेंजेस की जरूरत है, जबकि स्क्वायर को हल्का सा चेंज करने के बाद रोम्बस में पहुंचा गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सही नहीं है, स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इज अ रोम्बस स्क्वायर? क्या एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? क्या फिर इसका उल्टा सही है? बताइए। तो देखिए, रोम्बस स्क्वायर हो सकता है या फिर स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्क्वायर होने में सबसे बड़ी बात है कि यहां 90 डिग्री है, और यदि कोई स्क्वायर 90 डिग्री वाला है, ठीक है, और यदि कोई ऐसा है कि वो रोम्बस भी इस शेप में ला दिया जाए तो वो स्क्वायर रोम्बस कहला सकता है। वो स्क्वायर क्या कहला सकता है? फिर रोम्बस भी कहला सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर तो रोम्बस बन सकता है। लेकिन रोम्बस ने अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी ये डिसाइड कर ली है कि उसके ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते हैं, तभी वो हम उसको रोम्बस कहते हैं। तो इसका मतलब एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। कितनी छोटी सी डिफरेंसेस है और बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं इसको 4-5 बार और पढ़ दूं ऐसे ही, तो आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि स्क्वायर रोम्बस है, रोम्बस स्क्वायर है।
क्यों? क्योंकि जब तक आप इनकी प्रॉपर्टीज को बेसिकली ठीक से जान नहीं लेते। तो अब मैं इसको आपको एक चीज बताऊंगा बाद में कि कौन सी चीज कैसे क्या बनती है, किसको क्या कह सकते हैं, वो आप बड़ी आसानी से क्लियर कर लोगे। आगे आती है बात, इज अ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? यस, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है। इज अ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल? क्या एक पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। इज अ ट्रेपेजियम स्क्वायर? क्या एक ट्रेपेजियम स्क्वायर हो सकता है? या फिर एक स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकता है? तो क्या समझ में आ रहा है? एक ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकता, जबकि एक स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकता है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया कि यस और नो में आंसर दे दिया, लेकिन आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रोम्बस है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका पैरेललोग्राम है, और ये आपका ट्रेपेजियम है। ये हमारी बेसिक इसकी फिगर्स हैं। ये फिगर्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट अगर दिख जाएं, इसमें डिफरेंस दिख सकता है, बाकी में तो डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल का नाम दे सकते हो, एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल का नाम दे सकते हो। एक स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि आप स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह दें तो कोई गलत नहीं करते हैं आप। और एक स्क्वायर आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली वाली जो फिगर है वो नीचे वाली सब के रूप में सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी कंडीशन ये कहती है कि जो आपका रोम्बस है कि इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ऑब्वियसली बराबर हैं, सारी साइड बराबर होती हैं, उसकी सारी साइड बराबर हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए और उससे मैच करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ अपने आप ही क्या होंगी, मैच होती चली जाएंगी। एक रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक रोम्बस रेक्टेंगल हो सकता है। अब इस चीज़ को देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम के साथ जाता है। तो एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है और एक रेक्टेंगल आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है। वैसे ही आपका एक पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है। क्योंकि जो ट्रेपेजियम है इसमें सबसे बेसिक बात यह है कि सिर्फ एक पेयर क्या है आपका, पैरेलल होना चाहिए। तो देखा, ऊपर से नीचे की ओर सारे डायग्राम्स एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस फ्लो को समझिए। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप बड़ी आसानी से इनके बारे में समझ जाएंगे कौन क्या हो सकता है। ये एक नंबर का सवाल यस नो में पूछा जाता है। आप इसको ठीक से अगर इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस और सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इन पर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर जो थ्योरम है चैप्टर से संबंधित, थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लेते हैं। आप एक बार इसका शॉट ले लो। इस चैप्टर में 8.1 एक थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आपके पास, अब जो आपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके यूजेस शुरू हो गए हैं। तो आपको गिवन क्या है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक गिवन है आपको पैरेललोग्राम। आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। आप जब आपको पैरेललोग्राम दिया है तो आप पैरेललोग्राम का ही एक डायग्राम बनाइए और इस थ्योरम को बड़ी आसानी से, बड़े आसान शब्दों में ही समझने की कोशिश कीजिए। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 8th क्लास में आप लोग इन चीज़ों के बारे में बहुत कम डील करते हो, और जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो एकदम से बहुत ज़्यादा
चीज़ें सर पर हावी होने लगती हैं। कारण क्या है? कारण है आपके लगातार 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये ज्योमेट्री में आपको परेशान करने लगते हैं। यही कारण है। अब देखिए इसमें गिवन है आपका ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ये आपको गिवन है और शो करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसको दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक डायगोनल आपका हो गया बी डी, या फिर आप इसमें ए सी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो आपको टू प्रूव क्या है? कॉन्ग्रेंट पार्ट आपने समझा होगा 7th क्लास में, तो आपको इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी। ए बी डी को आपको सी बी डी के साथ कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। अब आपको जो गिवन है आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको गिवन क्या है। जो भी आपको गिवन होगा उसी से आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप जो आपको दिया गया है आप उसी का इस्तेमाल सॉल्यूशन में कर सकते हो, आप कहीं अलग से नहीं उठा सकते वैल्यू। इस बात का ध्यान रखिए, अगर जो प्रॉपर्टीज आपके पास गिवन नहीं है उनका इस्तेमाल आप इसमें नहीं कर सकते। जो गिवन नहीं है उनका इस्तेमाल आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं कर सकते। एडिशनल प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करके केवल क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रूव में गलत माना जाता है। इन ट्रायंगल, अब इसमें देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हम इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में वो जो बराबर बराबर चीजें हैं उनको ढूंढते हैं। देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या खास बात है? सबसे पहली बात यह है आपका जो पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल्स होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल्स होती हैं। ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। तो इन ट्रायंगल्स में आप देखेंगे पहले ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पर ये रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ये आपको गिवन है, दिया गया है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। आप इतना इस्तेमाल करिए। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो एंगल ए बी डी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एंगल सी डी बी। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। दूसरी बात क्या आती है? तो ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होगी। अब दूसरी बात आती है कि एडी जो है वो पैरेलल है सीबी के। जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो रीज़न आप फिर से वही लिखेंगे, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये आपको गिवन है। तो क्या होगा यहाँ पर, इससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। फिर से इस वाले पेयर पर तो क्या होगा? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो ये आपकी कंडीशन हो गई दूसरी। हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए कम से कम 3 स्थितियों की आवश्यकता होती है। कम से कम हम 3 कंडीशंस को प्रूव करें। 3 कंडीशन प्रूव करने का मतलब है कि हम ट्रायंगल्स के 6 पार्ट में से, या फिर ये कहे कि 5 पार्ट में से, 6 पार्ट मैंने क्यों चूज नहीं किए? क्योंकि ए ये क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंसी में यूज नहीं होता। तो बाकी के बचे 5 हिस्से, उन 5 हिस्सों में से कम 3 हिस्सों को हमें क्या करना होता है? बराबर करना होता है।
तो बराबर करने के लिए आपको क्या कर, तीसरी चीज क्या मिलेगी, हमने जो दो एंगल्स बराबर किए हैं उनके बीच में आने वाली जो साइड है उसको बराबर करें। ऑब्वियसली बराबर हो रही है क्योंकि बीडी जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो नीचे लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू बीडी, या फिर ये लिख सकते हो कि बीडी दैट इज कॉमन। तो ये क्यों बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स में सेम नाम से आई है, तो क्या नाम है इसका, नाम हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो सही में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें करेक्शन बता दूं, लेकिन इसका कोई खास मायने नहीं बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा पैटर्न को देखेंगे उस हिसाब से लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे डी बी बराबर बी डी। अब आप कहेंगे कि सर बात तो एक ही है ना, लेकिन क्या है बेटा, इसमें अगर मैं ए डी बी की जगह यहां सी डी बी कर दूं तो क्या बात एक ही है, बात एक नहीं है। फिर ट्रेंगल्स बदल गए, दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, बदल गए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बदल गए। तो जब हम इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो इसकी जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्ड के हिसाब से डीबी बन रही है, और जबकि इस वाले की बीडी बन रही है तो वही, नाम भी एक ही है। अगर हम मैं इसको बीडी बराबर बीडी भी लिखूं तब भी बात एक ही है, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया है। तो ये आपकी तीसरी स्थिति बन गई है। जब तीन स्थिति होंगी तो यहां पर आप लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई, क्या कंडीशन लगी आपकी, पहला एंगल था, दूसरा एंगल था, तीसरा साइड। और हुआ कैसे है, पहला एंगल और दूसरा एंगल के बीच में साइड है, तो क्या आएगा ASA। ये क्राइटेरिया आपका लगा इसमें ASA, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया। मतलब ये दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में ट्रायंगल्स को डिवाइड करता है इसका डायगोनल, तो आपने इसको प्रूव कर लिया। क्लियर है, तो बड़ी आसानी से हो गया। बस आपने क्या करा, आपने अपने गिवन क्राइटेरिया को ध्यान में रखा, जो कंडीशंस थी आपकी गिवन उनको ध्यान में रखा कि आपको सिर्फ पैरेललोग्राम दिया गया। अब पैरेललोग्राम की तो बहुत सारी कंडीशंस हैं क्या, अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप पैरेललोग्राम में स्पेशली क्या इस्तेमाल करेंगे कि उनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यस बेटा, डाउट नहीं है, चलिए अगर कोई डाउट इसमें नहीं है तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने इस पे एक क्वेश्चन लिया है, अब मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस अभी आपको पढ़ाता हूँ 8.1। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे तो इसे देखते कर चुके भी होंगे, इसको देखकर ही आपको पता लग गया होगा कैसे करना है। अब इसमें क्या है, आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें कोई नाम नहीं है ना पैरेललोग्राम है ना कुछ भी है, इसका मतलब इसका ये है कि आपको सिर्फ एक ऐसा फिगर दे दिया है जिसमें चार साइड है। अब इसमें कौन कैसी प्रॉपर्टी वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या करना है, उसके एंगल्स के रेशियो को देखिए, तो एंगल्स छोटे बड़े होंगे। तो पहला एंगल क्या होगा 3, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 13। क्या मैंने सही बोला, नहीं मैंने सही नहीं बोला। सही क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये एंगल्स की वैल्यू नहीं है, ये एंगल्स की वैल्यू नहीं है। जब रेशियो होता है तो वैल्यू नहीं होती, बस क्या होता है, उन वैल्यूज का एक सिंपलेस्ट रेशियो रहता है बस, और कुछ नहीं है। ये रेशियो क्या है, उनके सारी वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद जब आप सबसे उनके संबंध में नीचे पहुंच जाते हैं वहां ये वैल्यूज आपको दी जाती हैं। तो अब जब आप फर्स्ट एंगल ए मानते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, कंप्लीट अगर उसको करेंगे तो 3, आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें मल्टीपल लगा लीजिए, 3x मान लीजिए। एंगल बी को आप क्या मानेंगे 5x, एंगल सी को आप क्या मानेंगे 9x। ये x जो मल्टीपल है ये सभी में वो वैल्यू है जो कैंसिल आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाई गई थी। तो x जो कैंसिल था वो हमने फिर से इसमें क्या कर लिया, मर्ज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हम इसकी परफेक्ट वैल्यूज पर पहुंच जाएं। अब क्या करें भाई, सारों को जोड़कर कितने के बराबर कर दें। ये आप सोच रहे होंगे, आप कुछ बच्चे जानते होंगे 360 के बराबर है। 360 कैसे आता है, 360 कैसे आया, मैं एक छोटा सा बेसिक चीज आपको बता देता हूं नोट करने के लिए। आप क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जबकि क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल का सम 360 होता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो आप उतने ही पैटर्न पे बढ़ते चले जाएंगे। तो कैसे कैसे बढ़ते चले जाते हैं देखिए,
नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको पता है, नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है, तो ऑब्वियसली बताइए कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल में? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। इंटीरियर सम ऑफ ऑल एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के या क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होगा? 180 n-2। n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स में क्या होगा? यहां पर आपकी 4 साइड हैं, तो वैल्यू पुट करिए जरा। 180 4 - 2, तो 180 इंटू हो गया आपका 2। यहाँ से जो वैल्यू निकली आपकी 2 निकली, 180 इंटू 2 हो गया आपका 360। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन चारों एंगल्स का जो सम निकलेगा वो आपका किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब ये 360 से ही हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो थी मैंने एडिशनल आपको बता दी है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ी जानकारी के लिए बताया है। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, अब आगे करते हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम अगर आप निकालेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। अब इनको सबको जोड़िए। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30। तो ये आपका आ गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 360, ये 60 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12। क्या ये 12 का डिग्री बना? नहीं, ये x की वैल्यू बना। अभी आपके पास एंगल्स नहीं आए, अब एंगल्स निकालिए। फर्स्ट एंगल क्या है आपका? एंगल A बराबर क्या है? लुक एट दिस, ये है आपका 3x, 3 × 12। तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया आपका? 36। एंगल B बराबर कितना हो गया आपका? 5 × 12, कितना हो गया? 60। एंगल C आपका कितना होगा? 9 × 12। और एंगल D बराबर कितना होगा आपका? 13 × 12। तो ये कितना हो गया? 144, और ये 156। ये आपके सारे एंगल्स आ गए। तो बड़ी आसानी से आपने इनको निकाल लिया। आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों रेशो दिए गए हैं, तो चारों रेशो में आप क्या करेंगे? पहले कोई भी मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे, और मल्टीपल वैल्यू लेने के बाद उसको टोटल 360 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू से सारे गिवन रेशियोज वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगी। बिल्कुल आसान सा सवाल था, देख लो इसको एक बार। असल में जो एक क्लास थी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए थी। हम ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली फंसते हैं। जो अभी 2 क्वेश्चंस किया था वो इंपॉर्टेंट है, एक या 2 नंबर में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं लिए जाते एग्जाम में, इजी भी लिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए समझिए इसको, ये कह रहा है कि एक ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स क्या हो? इक्वल हो, वो रेक्टेंगल होता है। हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी में। हाँ, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। शो करना है आपको, बताना नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ये एक तरीके की क्या जानकारी दे दी आपको, ये एक तरीके का रूल बता दिया आपको कि यदि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर कर दिए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। अब बात ऐसा लग रहा है कि हाँ सही तो है, अब हम इसमें क्या बताएं? पहले से तो उसने बताया, ये पूछ रहा है। इस चीज को समझिए, इसने पूछा है, आपको सिर्फ पैरेललोग्राम दिया गया, उस पैरेललोग्राम को आप क्या बताएंगे? आपको दिया गया है पैरेललोग्राम, जो आपको ABCD दिया गया है वो गिवन जो है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपको बराबर नहीं होते, ये मालूम है। लेकिन यहां कह रहा है कि अगर ये दोनों बराबर हों तो क्या होगा? वो रेक्टेंगल होगा।
तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप शो कर दीजिए, पैरेललोग्राम में कोई ऐसी कंडीशन को प्रूव कर दीजिए ताकि आपको रेक्टेंगल लगना शुरू हो जाए। बस इतना ही आपसे पूछा गया है। तो गिवन क्या है आपको, ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो टू प्रूफ क्या है, ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल होगा और ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए A, B और D ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। अगर हम इन दोनों को लेकर प्रूव कर देते हैं तो यहां पर ऐसी सिचुएशन बनेगी, दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आमने सामने वाली साइड्स को बराबर कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। जहां पर अक्सर मैं देखता हूं कि जो मैंने थ्योरम आपको बताई बच्चे वहीं से अप्रोच करते हैं। क्या ऐसा ही करेंगे हम? नहीं। अब देखिए, अब आप इसमें ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये दिख रहा है आपको ADC और दूसरा ट्रायंगल BCD ये वाला। इसमें दोनों डायगनल्स का इस्तेमाल हुआ है और डायगनल्स आपको बराबर हैं। ABCD में पैरेललोग्राम है और दूसरी चीज़ क्या है, डायगनल्स बराबर हैं। इसमें क्या क्या बराबर है, AC बराबर किसके है, BD के। तो ये आपको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ आपको दी गई है उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कुछ भी इसमें ऐसी कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई कर दीजिए जिससे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को शो कर दे, तो क्या आपने क्वेश्चन सही कर दिया? यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि वो गिवन कंडीशन को छोड़ते हुए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं तरह तरह से, और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने सही जोड़ा या गलत जोड़ा, बस कर दिया जैसे करना था और फिर बाद में लिख देते हैं कि यस इट इज़ अ रेक्टेंगल, और वहीं पर उसे गड़बड़ हो जाती है। तो आप चूज करेंगे इसमें ADC इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD। अब इन दो ट्रायंगल्स को क्या करें, कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। कॉन्ग्रेंट करने से क्या फायदा होगा अभी देखेंगे। देखिए AD इज इक्वल टू BC क्यों बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हमने इस्तेमाल कर ली। दूसरी चीज DC इज इक्वल टू DC या CD कह सकते हो, DC इज इक्वल टू CD कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तीसरी चीज AC इज इक्वल टू BD, लेकिन ये तो पैरेललोग्राम में बराबर होते ही नहीं है डायगोनल, इसको कैसे करें? इसको आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ये गिवन है, और जब ये गिवन है तो क्या हो गया, सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCD। अब दोनों को कॉन्ग्रेंट करने से रेक्टेंगल कैसे हुआ, तो रेक्टेंगल हुआ ही नहीं अभी। अब ये प्रॉपर्टी में क्या हमें क्या फायदा हुआ, हमने इन दोनों को अगर कॉन्ग्रेंट कर भी लिया तो कॉन्ग्रेंट करने से तो रेक्टेंगल हुआ ही नहीं। अब रेक्टेंगल की जो खास बात है वो ये है कि उसके जो वर्टेक्सिस एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। वर्टेक्सिस एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ये कंडीशन कभी नहीं बनती। पैरेललोग्राम में ये वाली कंडीशन नहीं बनती कि उसके वर्टेक्सिस एंगल 90 डिग्री हो, जबकि पैरेललोग्राम के 90 डिग्री नहीं हो सकते, रेक्टेंगल के होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको 90, अब होगा कैसे देखिए। अब ये जो आपका एंगल ADC है ये किसके बराबर हो गया है, एंगल BCD के, और BCD के हुआ है तो रीजन क्या लिखेंगे आप, CPCT। क्या लिखेंगे, CPCT। और अगर ये CPCT से दोनों एंगल बराबर हुए हैं, यदि मान लीजिए इसको मैं नाम दे दूं X एंगल और इसको नाम दे दूं X एंगल, तो ये इक्वल टू किसके हो गया, X के ही हो गया। अच्छा, अब ये दोनों एंगल आपस में है कैसे, को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स पर बने हुए हैं, दो पैरेलल साइड्स पर बने हुए हैं तो को इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल साइड्स पर बने हुए एंगल्स को क्या कहते हैं, को इंटीरियर कहते हैं। एंड आपके पास पैरेललोग्राम से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि ADC प्लस एंगल BCD इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आप इसमें लिख देंगे को इंटीरियर
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मैंने इसको भी वैल्यू x दी है और इसको भी वैल्यू x दी है, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 180/2, वो आ गया आपका 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू आपकी 90 है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, ADC बराबर किसके हो गया, BCD बराबर हो गया 90 डिग्री। जब आपका ADC 90 आया तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 90 आया तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। और ये सिचुएशन किसकी है, सिर्फ रेक्टेंगल की है। स्क्वायर की भी हो सकती है, लेकिन हमने रेक्टेंगल को तो फुलफिल कर ही दिया, हम उतना ही करना था। सो या फिर लिख सकते हो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो आप फिर से एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए। आपको गिवन था पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स बराबर हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको शो करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। आपने दो ऐसे ट्रायंगल्स को उठाया जिसमें आपने इस गिवन कंडीशन का यूज कर लिया। तो यूज इसमें ही हो सकता है, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में। वो अपोजिट वाले इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही डायगोनल आ रहा था। तो AD बराबर हो गया BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में गिवन है। दूसरी चीज़ है DC बराबर CD, जो कि कॉमन है, दोनों में आ रही है। और तीसरी चीज़ AC बराबर BD, जो कि आपकी गिवन है। तो ADC जो है BCD के कॉन्ग्रेंट हो गया। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि कौन से क्राइटेरिया से हुआ है। यहाँ पर हुआ है साइड, साइड और साइड, तीनों साइड आई हैं, तो S क्राइटेरिया यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और जब ये चीज़ इस क्राइटेरिया से हो गई तो आप CPCT के बारे में बखूबी जानते होंगे। 7 चैप्टर में C का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग और P का मतलब होता है पार्ट, C का मतलब कॉन्ग्रेंट, T का मतलब ट्रेंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल आप समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। अगर एक ट्रेंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रेंगल आपका PQR है, और यदि मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दूं, जो भी पार्ट जिस पार्ट को हाइड करेगा, ढक लेगा, वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएगा। इसको उठाकर यहां रखोगे तो A P को ढकेगा, B Q को ढकेगा, C R को ढकेगा, ये वाली साइड इसको ढकेगी, ये वाली साइड इसको ढकेगी। तो ये सब हिस्से क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो चीजें जिसको ढकती हैं वो आप ढक लीजिए। इसीलिए ये वाला जो पैटर्न होता है, ये वाला पैटर्न कि ADC को DAC क्यों नहीं लिख सकते, CBD क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉरेस्पॉन्ड चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपने कॉरेस्पॉन्ड्स को चेंज कर दिया तो आप यहां जो लिखेंगे वो हो सकता है आपने ठीक लिखा हो, लेकिन ये वाली सिचुएशन ही आपको यहां पर कंफ्यूज कर देगी कि आपने किसको किसके साथ कॉन्ग्रेंट कर दिया, पता ही नहीं लग रहा है। फिर CPCT में आप तो ये वाली क्राइटेरिया तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा किसके बराबर हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि CPCT का इस्तेमाल करने के लिए आपने ये चीज़ ठीक से लिखी हो। एंगल लिखते समय तो ये चीज़ जो है आपकी बीच वाली कहीं फिक्स रहती है, आगे पीछे वाली चीज़ें हट सकती हैं। यहाँ पर भी देखिए बीच वाली चीज़ें फिक्स रहती है एंगल लिखते समय, लेकिन जब आप ट्रायंगल लिख देते हैं, बीच में ट्रायंगल लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये चीज़ ADC जो है इसके नॉमिनेशन को आगे पीछे ना करें। A के साथ B है तो A के साथ B ही रहने दें, उसके साथ C या कुछ और ना कर दें, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो एक बार देख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। तो आपको क्या करना है, शो दैट इफ लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो आप बताएंगे कि ये रोम्बस होगा। हाँ, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है रोम्बस की ही हो सकती है, काइट की भी हो सकती है, लेकिन रोम्बस की तो है ही है। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो पता है हमें, लेकिन ये प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल।
एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, मैंने उसको रोम्बस जैसी ही एक शक्ल दी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इस वजह से। उसमें कह रहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब भी आप ध्यान में रखिएगा, दो चीज़ हो गई, एक तो ये राइट एंगल पर करते हैं 90 डिग्री पर करते हैं, और ये एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। तो आप इसको रोम्बस करें, रोम्बस प्रूव करेंगे, तो आपके पास गिवन क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ना कुछ भी नहीं है, तो आपके पास क्या है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो आप इसमें कोई नाम नहीं दे सकते। बाकी क्वाड्रिलेटरल से आगे लिखा हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इसको आपने ओ नाम दिया है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई कि ओ ए बराबर ओ सी, और दूसरी चीज़ आपको मिल गई ओ बी बराबर ओ डी। एक तो गिवन कंडीशन में ये मिल गई, और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो वो हो गया आपका ए ओ सी, ए ओ बी इजक्वल टू बी ओ सी इजक्वल टू सी ओ डी इजक्वल टू डी ओ ए। ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बाद, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें गिवन हैं, सिर्फ दो बातों से ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उससे इतनी चीज़ निकल आई, और 90 डिग्री पर करते हैं तो ये चार एंगल आपके 90 डिग्री निकल कर आ गए। तो गिवन कंडीशन आप पहले लिखें, क्योंकि गिवन आपको क्या क्या है यही कंफ्यूजन करता है, क्योंकि आप गिवन को ही नहीं पहचान पाते तो आप सॉल्यूशन में उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए टू प्रूव क्या है कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। अब बात आती है कि रोम्बस की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसमें सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या प्रूव करें हम। भाई एक प्रॉपर्टी तो उसने पहले ही बोल दिया कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये भी रोम्बस की है, तो गिवन है, तो वो तो प्रूव नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि वो 90 डिग्री पर करते हैं, ये भी गिवन है, तो ये भी प्रूव नहीं होगी, बाइसेक्ट वाली भी नहीं होगी, तो हम करें तो करें क्या प्रूव। रोम्बस की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, इसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है, सबसे बेसिक चीज़ पर आइए। तो अगर आपने किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर कर दी तो वो क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, और यदि ये अपने आप में कोई स्क्वायर भी है तो मैंने पहले बता दिया कि स्क्वायर अपने आप में एक रोम्बस होता है। तो आप क्या लिखेंगे स्पेशली, तो और भी इजी कंडीशन हो गई है, तो आप प्रूफ में आइए। आपको क्या करना है, असल में यहां अब मैं और करके लिख देता हूं, आपको करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आपको प्रूव करना है। तो चलिए एक एक चीज़ों को उठाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो साइड है आपकी, इसके बराबर कैसे होगी, ये इसके बराबर कैसे हो सकती है, तो ये वाला ट्रायंगल अगर इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है। तो कैसे होगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरी चीज़ आप क्या लेंगे इसमें, एंड ट्रायंगल कौन सा ले लें, सी ओ बी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ये हम कर लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा, इसका थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लेते हैं हम ट्रायंगल बी ओ सी, उसी पैटर्न पे ले लेते हैं जिस पैटर्न पे दिया गया था। तो ए ओ बी में और बी ओ सी में क्या क्या चीज़ बराबर है, इसको जरा देखिए। पहली चीज़ तो आपको क्या बराबर दी गई है, ए ओ इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू ओ सी, ये रहा आपके पास गिवन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू बी ओ कह सकते हो, ओ बी कह सकते हो। ये क्या है आपके पास, कॉमन है, ये आपके पास है कॉमन। एंड तीसरी चीज़ क्या है, ए ओ बी बराबर होगा आपका बी ओ सी के, ये क्या है आपका 90 डिग्री ईच। अगर ये तीन चीज़ बराबर हो गई तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर किसके हो गया, बी सी के, ए बी बराबर हो गया आपका बी सी के। कारण क्या है, सी पी सी टी। तो हमने जो ये पैटर्न लिया इस तरह का, तो ये इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए लिया,
इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के साथ कॉन्ग्रेंट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर लेंगे। तो बेटा सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, अब क्या करेंगे, सिमिलरली लिखिए और क्या करेंगे, ट्रेंगल BOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल DOC। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, BC इक्वल टू आ जाएगा DC के, फिर से लिख देंगे CPCT। एंड तीसरी चीज COD कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल AOD, तो यहां से आ जाएगा आपका CD इक्वल टू DA। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन CPCT से आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको आपने मान लिया 1। फ्रॉम 1 टू फ्रॉम 1 2 एंड 3। आप इन तीन सिचुएशन से क्या निकाल पाए हैं, AB बराबर BC के और BC बराबर CD के और CD बराबर DA के। और मैंने यही कहा था अगर आपने ये वाली सिचुएशन को प्रूव कर दिया, अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आप सीधा कह सकते हो कि ABCD इज अ रोम्बस। तो यहाँ लिख सकते हो कि हैंस ABCD इज अ रोम्बस। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस डील किए जाते हैं। आई होप आपको ये सवाल थोड़े बहुत समझ आए होंगे और आप अगर इस पे और ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक से इसकी पढ़ाई करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम इस चैप्टर से संबंधित और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए